मिला है। हमने 2-3 दिन पहले ही देखा है कि कैसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने अपना पहला स्पेस रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आज जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें मुद्रा लोन से भी बड़ी मदद मिल रही है। अब तक देश में 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दिए जा चुके हैं। देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने से, रिसर्च को बढ़ावा देने से भी रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि नए अवसरों का भी पूरा लाभ उठाएं। आज जिन 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है, मैं उन्हें एक बार फिर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रयास करने में कभी कोई कमी नहीं रखेंगे। आज जो नियुक्ति पत्र हैं, नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को विकास की रफ्तार देने के लिए धामी सरकार करेगी मंथन। मसूरी में उत्तराखंड एक्ट 25 चिंतन शिविर में सीएम धामी करेंगे 4 दिवसीय शिविर का उद्घाटन। सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। 19 में से 18 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर। 4,867 करोड़ के अनुपूरक बजट को दी मंजूरी। 26 नवंबर को देहरादून में होगी किसानों की पंचायत। किसानों की पेंशन सहित कई मुद्दों पर किसान आवाज करेंगे बुलंद। उत्तराखंड कांग्रेस का सचिवालय कूच। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन सहित कई मुद्दों को लेकर प्रीतम सिंह के नेतृत्व में घेराव। कार्यक्रम में कई कांग्रेसी हुए शामिल। और उत्तराखंड में अगले साल बढ़ेगा पुलिस अमला। डीजीपी ने कहा, शुरू होगी सिपाहियों की भर्ती। बॉर्डर पर सख्ती बरतने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। धामी करेंगे चिंतन शिविर में शिरकत। मसूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंतन शिविर में लेंगे हिस्सा। सशक्त उत्तराखंड 25 चिंतन शिविर में होंगे शामिल। मसूरी के एलबीएस राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होगा शिविर। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITS और उत्तराखंड दिवस समारोह में सांस्कृतिक साध्य में लेंगे हिस्सा। वहीं दिल्ली में प्रगति मैदान में होगा कार्यक्रम। धामी करेंगे चिंतन शिविर में शिरकत। सशक्त उत्तराखंड 25 चिंतन शिविर में होगा शामिल। मसूरी के एलबीएस राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होगा शिविर। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITS और उत्तराखंड दिवस समारोह में सांस्कृतिक संध्या में हिस्सा लेंगे।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, आज पुष्कर सिंह धामी चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। इस चिंतन शिविर के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में 2025 का जो वक्त होगा वो उत्तराखंड को अपने आप पर मजबूत करने का होगा, अपने पैरों पर खड़ा होने का होगा। और ये इस बात का दावा और वादा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा केदारधाम से जब आह्वान किया था तो उन्होंने कहा था उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आएंगे। यानी सीधा मतलब था अगर आएगा वो वक्त आएगा तो उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में इंडस्ट्री मिलेगी, औद्योगिक घराने मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, तमाम इकाइयां पहाड़ में चढ़ती हुई नजर आएंगी, यानी पलायन नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा पहलू था कि यहाँ पर जो पानी है यानी जल विद्युत परियोजनाओं को लगा करके ऊर्जा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार रणनीति बना रही है, भारत सरकार उसका सहयोग करेगी। इसी कड़ी में उत्तराखंड में तमाम सेमिनारों का आयोजन राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। और आज इसी कड़ी में जो लाल बहादुर शास्त्री IAS अकेडमी है उसमें बाकायदा सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 यानी 25 साल का जब उत्तराखंड होगा तो किन किन बातों को लेकर के मंथन होगा, क्या चीजों की आवश्यकता होगी, चाहे वो औद्योगिक घरानों के तौर पर हो या निवेशकर्ताओं के तौर पर हो या पलायन रोकने के तौर पर हो या फिर आर्थिक स्तर को मजबूत करने का दायरा हो। उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, अगर हरिद्वार, उधम सिंह नगर के अलावा देहरादून को छोड़ दिया जाए तो 10 से 10 जिले पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में जो तमाम जो सिडकुल की स्थापना हुई है वो मैदानी इलाकों में हुई है। और सिडकुल में जो तमाम बड़ी इंडस्ट्री आती है उनकी एक एक इकाइयां मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर अगर पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगी तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को 70% रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा बढ़ेगा और लोगों को जो माल को ले जाने के लिए आवागमन का जो साधन है वो उपलब्ध होगा। इसी कड़ी में क्योंकि उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर के कंटक तक रेल लाइन को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के द्रुत गति पर काम कर रहे हैं। उसका सीधा मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो माल भाड़ा है उसमें कमी आएगी, लोगों का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर ज्यादा आवागमन होगा। तो उसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मातृशक्ति को अपने ही क्षेत्र में आजीविका का साधन जुटाने का एक मौका मिलेगा। इसी कड़ी में ये मंथन शिविर आयोजित किया जा रहा है और इसमें तमाम तरीके की जो परेशानियां सामने आने वाली है उन पर मंथन किया जा रहा है। और उसके मंथन के पीछे मकसद साफ है कि उत्तराखंड में रोजगार के क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को पर्वतीय क्षेत्रों के पहाड़ तक पहुंचाने में संकल्प लेने की आवश्यकता है। इसी में मुख्यमंत्री इस मंथन शिविर को आगे बढ़ा रहे हैं। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार चिंतन करने जा रही है। राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार का ये पहला चिंतन शिविर है। ये चिंतन शिविर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। सरकार ने सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 चिंतन शिविर की तैयारियां पूरी कर ली है। 4 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहले दिन राज्य की आर्थिक और मानव विकास संकेतों पर प्रस्तुतिकरण होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अकादमी के निदेशक का भी व्याख्यान होगा। प्रमुख सचिव आवास आनंद वर्धन, नीति आयोग के सलाहकार डॉक्टर कुंदन कुमार शहरीकरण पर वक्तव्य देंगे। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग RK सुधांशु का व्याख्यान पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में तकनीकी बदलाव पर होगा। इसी के तहत शासन के आला अधिकारी अपने अपने विभागों से जुड़े विकास के रोड मैप को चिंतन शिविर में रखेंगे और इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। वो लगभग सब जिलों में 2-3 बार होकर आ गए। जनता से फीडबैक आता है विकास के लिए, उस फीडबैक का इम्प्लीमेंट किस रूप में किया जाए इसके लिए सरकार ने चिंतन शिविर रखा है। और उस चिंतन शिविर के माध्यम से उत्तराखंड का नया मॉडल क्या होगा, हमने कहा 2025 तक उत्तराखंड को भारत के सर्वांगीण विकास के राज्य के रूप में उसको देखना चाहते हैं। उसको गति देने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी क्या भूमिका रहेगी और सरकार विकास की गति को बढ़ाने के लिए समाज जनता से आए हुए सुझाव हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा जो सुझाव गए हुए हैं, उन सब सुझावों को कैसे क्रियान्वित दिया जाए, ये दोनों विषय मुझे लगता है उस चिंतन शिविर में रहेंगे।
और उसका मसूरी में सरकार के चिंतन शिविर को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस शिविर में जो मंथन होगा उससे उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। ये उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 3 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में सरकार और प्रशासन के अधिकारी विकास की परियोजनाओं पर मंथन करेंगे। उत्तराखंड राज्य के लिए कौन सी परियोजना जरूरी है, इसका रोड मैप क्या होगा, कैसे उस योजना पर आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर विचार विमर्श करा जाएगा। सचिवालय में हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्ताव आए, जिनमें से कैबिनेट ने 18 प्रस्ताव पर मुहर लगाई। 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई, जिसे 4,867 करोड़ का रखा गया। वहीं आरटीई के तहत हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले 1350 प्रतिपूर्ति की जाती थी, जबकि अब 1850 कर दी गया है। वहीं सभी बस अड्डों की जमीन को अब परिवहन विभाग को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। लीसे की बिक्री काफ़ी समय से प्रभावित हो रही थी। लीसा उठान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जहां जो मूवेबल एसेट्स थे उन पे स्टाम्प ड्यूटी 5% रखी गई थी और जो इमूवेबल थे उन पर 2% थी। तो माननीय न्यायालय का आदेश भी था कि इस पर पैरिटी लाई जाए, बराबर की जाए, लेकिन विगत काफ़ी वर्षों से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो आज कैबिनेट के द्वारा उससे पैरिटी ला करके 2% स्टाम्प ड्यूटी करने का निर्णय लिया। इससे निश्चित रूप से राज्य में लीसा उठान को बड़ा फायदा मिलेगा। जो काफ़ी समय से लीसा उठ नहीं पा रहा था, उस लीसा का उठान जल्दी संभव हो पाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भक्त दर्शन राजकीय महाविद्यालय जयरीखाल के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने जयरीखाल आगमन से क्षेत्र की जनता उम्मीद भरी निगाहों से मुख्यमंत्री पर टकटकी लगाए बैठी रही। वहीं मुख्यमंत्री ने भी जनता को निराश नहीं किया और करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा कर दी। सिंह जी और त्रिवेंद्र सिंह जी ने यहीं से पढ़ाई की है और भविष्य में भी ये विद्यालय हमारा इसी प्रकार रात दुगनी चौगुनी वृद्धि करता जाए, तेजी से आगे बढ़ता जाए। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए छात्र छात्राओं के बौद्धिक स्तर को, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। उसके लिए हमने यहाँ पर क्योंकि कुछ सब्जेक्ट पीजी ब्लॉक में यहाँ पर बढ़ाने की बात है, घोषणा की है कि उसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जो गर्ल्स का हॉस्टल है उसमें 4 दीवारी बनाने की बात है, उसको 4 दीवारी के लिए भी हमने बात की है। पीजी ब्लॉक बनाने की बात है, उसका भी हम लोग डीपीआर बनवाएंगे। और भी जो भी समय समय पर यहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, क्योंकि शिक्षा के उन्नयन के लिए, शिक्षा के उत्कृष्टता के लिए जो भी जरूरी होगा, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और हमारा उत्तराखंड की राजनीति और खास तौर पर बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, या यूं कहे कि 360 डिग्री का टर्न है। त्रिवेदी के सीएम रहते हुए अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र के संबंध कैसे थे सब जानते हैं, लेकिन अब त्रिवेंद्र रावत अनिल बलूनी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली के छावला केस मामले में उपराज्यपाल दिल्ली नए पुनर्विचार याचिका को मंजूरी कर लिया गया है। वहीं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी। मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका मंजूर होने के पीछे उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का विशेष योगदान है, क्योंकि उन्होंने 18 नवंबर को पीड़ित परिवार के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और मजबूती के साथ पीड़ित परिवार का पक्ष रखा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजकीय इंटर कॉलेज सतपुली में एक कार्यक्रम में पहुंचे। यहां फूलमाला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी, जिसके अंतर्गत नगर निगम सतपुली में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और व्यास घाट में 40 बेड के टूरिस्ट रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा।
3,82,000 की सौगात दी गई है। इसमें हम लोग सतपुली के अंदर कार पार्किंग बना रहे हैं जो 3,52,53,000 का बन के तैयार होगा। इसमें यहाँ ब्यास घाट में एक TRH बनने जा रहा है जो मुख्यमंत्री की घोषणा है, 4,76,57,000। नगर पंचायत सतपुली में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर सभागार बन के तैयार होगा, 2,81,06,000 की लागत में बन के तैयार होगा। ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। चमासूधार में लिफ्ट निर्माण का लोकार्पण आज किया गया है, 1,09,66,000। 12,19,82,000 की सौगात दी गई है। ये 3 दिन के प्रवास में 36 करोड़ की योजनाओं का हमने शिलान्यास और लोकार्पण किया है। जो भारतीय किसान यूनियन तोमर के अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता हुई। इसमें अध्यक्ष संजीव तोमर ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन तोमर 26 नवंबर को परेड ग्राउंड में एक पंचायत आयोजित करेगी। इसमें किसानों के अहम मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया जाएगा। गन्ने का बकाया भुगतान, बढ़ती महंगाई, लगातार आमजन और किसानों की कमर तोड़ रही है। पंचायत में किसान आयोग के गठन के साथ साथ किसान पेंशन की भी मांग की जाएगी। यहाँ पर 26 नवंबर में देहरादून परेड ग्राउंड में भारतीय किसान यूनियन तोमर एक पंचायत करने जा रहा है, जिसमें किसानों के अहम मुद्दों को उठाए जाएगा, जैसे गन्ने का बकाया भुगतान, गन्ने का भाव 450 रुपये क्विंटल किया जाए और जो आए दिन बढ़ती महंगाई आमजन और किसानों को कमर तोड़ना काम करे, उस पर रोक लगाई जाए। किसान आयोग का गठन हो और 60 साल के बाद किसानों को भी 10,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाए, किसानों को नलकूप की बिजली फ्री दी जाए। ऐसे कई मुद्दों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर 26 नवंबर में एक ऐतिहासिक पंचायत देहरादून परेड ग्राउंड में करने जा रहा है। खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में कलेक्टर सहित 70 विभागों के दफ्तर होंगे एक ही इमारत में। स्मार्ट सिटी की ग्रीन बिल्डिंग के तहत होगा निर्माण। हरिद्वार में रोडवेज के वर्कशॉप की जमीन पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। इसके बदले परिवहन निगम को बस अड्डे की मिलेगी जमीन। करीब 4 साल से स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग बनाने का था प्रस्ताव। जमीन नहीं मिलने की वजह से ये प्रोजेक्ट नहीं उतर पाया था धरातल पर। पहले इमारत को कलेक्ट्रेट परिसर में बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। परिवहन निगम ने अपनी जमीन के बदले 114.20 करोड़ रुपए की रखी थी मांग। इसके बदले में परिवहन निगम को सरकारी भूमि पर बस अड्डे की जमीन मिलेगी। ग्रीन बिल्डिंग पर आएगी 187 करोड़ की लागत। सरकारी कामों के लिए लोगों को अलग अलग भटकने से निजात मिलेगी। तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक सभी काम होंगे एक ही इमारत में। 8 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग में होगी बड़ी पार्किंग की व्यवस्था। कलेक्टर सहित 70 विभागों के दफ्तर होंगे एक ही इमारत में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब लोगों को अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही इमारत में काफी सारे ऑफिस को शिफ्ट किया जाएगा, तो किन किन विभागों के दफ्तर को इस ग्रीन बिल्डिंग में शिफ्ट करा जाएगा? देखिए स्फूर्ति, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 4 साल से स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग बनाने का जो प्रस्ताव था, अब उस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पहले यह इमारत जो थी वो कलेक्ट्रेट परिसर में बनना था, लेकिन ये काफी अड़चने आई। इसके बाद हरिद्वार रोड स्थित रोडवेज का एक बस अड्डा है, वहां पर इसकी मंजूरी मिली है कैबिनेट से। और इसकी बात की जाए ग्रीन बिल्डिंग की, तो ग्रीन बिल्डिंग की लागत तकरीबन 187 करोड़ की लागत से ये जो बिल्डिंग है वो बनेगी। इसमें तकरीबन कलेक्ट्रेट जो ऑफिस है और साथ साथ 70 विभागों के कार्यालय शिफ्ट हो जाएंगे जब ये बिल्डिंग बन जाएगी। धामी सरकार का जो मकसद है वो सिर्फ मकसद इतना ही है कि जो सरकारी कामों के लिए लोगों को इधर उधर अलग अलग जगह भटकना पड़ता था, वो एक ही बिल्डिंग में अब उनको सभी काम काज करने के लिए जो भी अपने काम करवाना चाहता है सरकारी विभागों से, वो एक ही बिल्डिंग के अंदर हो जाएंगे। और सभी कार्यालय, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो या वन विकास निगम हो या फिर जितने भी विभाग हैं उत्तराखंड में, वो उन सबके एक हेडक्वार्टर की तरह से इसे देखा जाएगा। और हेडक्वार्टर से रिलेटेड जितने भी काम होंगे अब वो इस ग्रीन बिल्डिंग में होंगे। और इसकी खासियत ये है कि एक तो इसमें भूतल बनेगा और इसके बाद इसमें 8 मंजिला जो होगा, 8 मंजिलों पर विभाग खुलेंगे। और सबसे बड़ी चीज की तकरीबन 600 कार की पार्किंग इसमें रखी जाएगी। और सभी एडवांस सिस्टम जितने भी आज की डेट में यूज होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या पानी, बरसात के पानी को कवर अप किस तरीके से किया जाए और उसे किस तरीके से यूज किया जाए, सारे एडवांस सिस्टम भी इसमें अब लगाए जाएंगे। स्फूर्ति जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नैनीताल हाई कोर्ट के मल्लीताल से हल्द्वानी स्थानांतरण की कैबिनेट द्वारा मोहर लगाए जाने के बाद हल्द्वानी कोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी खुशी का माहौल है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे वादकारियों को फायदा होगा और महंगाई का बोझ भी कम होगा। अधिवक्ता और कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह बिष्ट ने धामी सरकार की कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि वर्तमान में हाई कोर्ट नैनीताल में होने की वजह से वादकारियों सहित वकीलों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नैनीताल में पार्किंग की समस्या के अलावा पीक सीजन में रहने की समस्या भी बनी रहती थी। नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होने पर वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। सर्वप्रथम तो मैं हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट होने पर उत्तराखंड सरकार को बधाई देता हूँ। एक बहुत अच्छा निर्णय है वादकारियों के लिए, क्योंकि जो न्याय का मूलभूत सिद्धांत है घर घर तक न्याय, सस्ता सुलभ न्याय, उस सिद्धांत में यह निर्णय खरा उतरता है। मूल रूप से हाई कोर्ट जो अभी नैनीताल था, बहुत सारी परेशानियां नैनीताल में
वादकारियों के साथ साथ अधिवक्ताओं को भी थे। हम भी कभी अगर हाई कोर्ट जाते थे तो पार्किंग की वहाँ समस्या है, भूस्खलन की समस्या रहती है, आने जाने वक्त अपना तो मुश्किल रहता, क्लाइंट भी कहाँ रहे कहाँ, बहुत महंगा नैनीताल शहर था। और नैनीताल ये कोई उद्योग नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि ये पलायन हो गया, ये उद्योग ना हो गए, ये वादकारियों के लिए एक संस्था है, इससे कोई बेरोजगार नहीं हो रहा है। खबर जनपद उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा से है, जहां खेतल सडा खाम में रेलवे क्रॉसिंग के पास अवैध रूप से बनाए जा रहे 3 मंजिला भवन को एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने सील किया। एसडीएम ने इस बिल्डिंग के दस्तावेज मांगे तो भू स्वामित्व का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला, न ही भवन निर्माण की उनके पास से कोई अनुमति पाई गई। एसडीएम ने 1 महीने का समय देकर अग्रिम आदेश तक निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड क्षेत्र भूकंप के लिहाज से जोन 4 में आता है, इसलिए यहाँ 2 मंजिला से ज्यादा ऊंचे भवन निर्माण के लिए अनुमति की जरूरत होती है। देखिए, खेतलसंदा खाम में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक 3 मंजिला भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसके पास न तो भू स्वामित्व का कोई प्रमाण पत्र था उनके पास और न ही 3 मंजिला भवन के निर्माण का कोई अनुमति प्राप्त थी। लिहाजा उनको 1 महीने का समय देते हुए हमने अग्रिम आदेश तक सील कर दिया। जाँच करेंगे, संभवतः ये खंती में दर्ज है, लेकिन अभी हमने रिकॉर्ड्स जाँच करने, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रीय पटवारी अभी कहीं बाहर गया हुआ है, इसके हम रिकॉर्ड्स मिलान करेंगे। फिलहाल जो यहाँ का जिसके द्वारा ये निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसके द्वारा भू स्वामित्व का कोई भी पेपर हमें प्रस्तुत नहीं किया गया, उसको 1 महीने का समय दिया गया कि अपना। देहरादून में जुगाड़ वाहन पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि साइकिल रिक्शा पर मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर का इंजन लगाकर मॉडिफाई किए गए वाहन अवैध है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन चालकों के साथ ही उन हार्डवेयर दुकान मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी जहां से इनके लिए लोहा मुहैया करवाया जाता है। ऐसे कई जो रिक्शे हैं वो चलते हुए पाए जाते हैं, जो कि मोटरसाइकिल का वो लगा रखा है और पीछे से मॉडिफाई करे हुए हैं। ये सारे इलीगल हैं और इनके खिलाफ हम लोग समय समय पर अभियान चलाकर, पिछली बार भी हमने अभियान चलाए थे तो लगभग 40 से 45 इन रिक्शों को सीज किया गया था और बाकियों को डिस्पोज ऑफ किया गया था। इनकी समस्या आप ठीक कह रहे हैं कि ये कहीं से भी आकर चलने लग जाते हैं। हम लोगों का ये सुनिश्चित किया गया है कि एक पॉलिसी के अंतर्गत ये लागू किया जाए। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार का काम भर्ती प्रक्रिया शुरू करना है, न कि भर्तियों पर रोक लगाना। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार की तरफ से अशासकीय विद्यालयों से पूछा गया कि उनके द्वारा जिन शिक्षकों की भर्तियों की जानी है उनमें किस प्रकार से पारदर्शिता लाई जा सके। टीबी के खिलाफ महाअभियान, उत्तराखंड में घर घर टीबी मरीज ढूंढकर किया जाएगा इलाज। प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत होगा इलाज। सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिए जाएंगे निर्देश। पहले चरण में 6 जनपदों में एक्टिव टीबी केस फाइंडिंग कैंपेन लगेगा। उत्तराखंड को 2024 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने की कोशिश। 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा अभियान। पहला चरण अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में वर्ष 2022 में उत्तराखंड राज्य में 28,000 टीबी संक्रमित खोजे जाने का लक्ष्य रखा गया है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। यहां आत्महत्या के मामले में आरोपी को एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है। बता दें कि खटीमा उमाऊ निवासी भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी ने बेटे देवेंद्र सिंह धामी की 15 नवंबर को जहर खाने से मौत हो गई थी। इस